हेलो दोस्तों, आईटीआई प्रोफेसर में आपका स्वागत है। तो आज जो हम वेल्डर की ट्रेड सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, उसका जो पहला टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ वेल्डर, ये आज हम देखने वाले हैं। तो पहला तो ये है कि वेल्डर ट्रेनिंग क्या होती है। वेल्डर ट्रेनिंग जो होती है वो क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के आधार पे 1 साल की ट्रेनिंग होती है और उसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। वेल्डर का काम क्या है? वेल्डर का काम होता है दोस्तों कि किसी मेटल को जोड़ना, उसका ज़रूरत के हिसाब से कटिंग करना, फिनिशिंग करना, वो सारा हम इस ट्रेड में देखने वाले हैं दोस्तों। तो उसके बाद आता है कि वेल्डर करने के बाद हमारे पास क्या क्या स्कोप रहता है, हम कौन कौन सी जगह पे हम जॉब ले सकते हैं, और ये सब सारी चीज़ें हम देखते हैं कि स्कोप ऑफ वेल्डर ट्रेड। तो पहला तो है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं, जो या 1 साल या 2 साल की होती है, माना कि उसमें एक प्रकार की जॉब होती है, लेकिन हम उसे अप्रेंटिसशिप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो परमानेंट नहीं होती, वो फिक्स ड्यूरेशन के लिए होती है। और उस अप्रेंटिस ट्रेनिंग से हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसे नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कहते हैं। तो ये सर्टिफिकेट हमें आगे जाके बहुत जगह पे काम आ सकता है, क्योंकि बहुत जगह पे जो हमारा अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और उसके आधार पे हमें सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद आता है कि इफ़ यू वांट टू बिकम इंस्ट्रक्टर, अगर आप किसी आईटीआई हो, जैसे कि प्राइवेट या गवर्नमेंट आईटीआई है, उसमें आप टीचिंग या आप इंस्ट्रक्टर के तौर पे आप जॉब लेना चाहते हैं, तो आईटीआई करने के बाद आपको क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के माध्यम से आपको सीआईटीएस ज्वाइन करना चाहिए, जो 1 साल का कोर्स होता है दोस्तों। उसके बाद आप किसी भी आईटीआई में अप्लाई कर सकते हो और उसमें इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। उसके बाद के ट्रेड, वेल्डर ट्रेड के बाद आप ऑटोमोबाइल या कोई ऐसी इंडस्ट्री में भी आप जॉब ले सकते हैं वेल्डर के तौर पे, जो वहाँ पे टेक्नीशियन होते हैं वेल्डर के। उसमें भी आपको अच्छी सारी सैलरी मिल सकती है, 20-25 हज़ार रुपये। उसके बाद आता है कि शिप बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई शिप बिल्डिंग हो रहा है या कोई ऑर्गेनाइजर है जो रिपेयरिंग वर्क करता है उसका, उसमें भी आपको जॉब मिल सकती है। और है इन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। देखिए, पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्री है, बीएचईएल, एनटीपीसी, वो उसमें आप जो टेक्नीशियन के तौर पे आप उसमें भी जॉब ले सकते हैं। उसके अलावा जो पेट्रोकेमिकल हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनियां है, जैसे कि ओएनजीसी हो गया, आईओसीएल हो गया और एचपीसीएल हो गया, उसमें भी आपको जॉब मिल सकती है। और जो ये सारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो उसमें जो आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी सारी होती है। उसके अलावा आप सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि आप अपना खुद का शॉप डाल सकते हैं वेल्डिंग का, और ऐसे भी आप जॉब अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें किसी भी वर्कशॉप में अगर हम वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ सेफ्टी को रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें मशीनरी के साथ काम करना होता है, गैस के सिलेंडर के साथ करना हो सकता है, जो बहुत एक्सप्लोसिव हो सकता है, जो फायर होने की उसमें बहुत संभावना भी हो सकती है। तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कोई कपड़े हो गया, शूज़ हो गया, हेलमेट हो गया, वो सारी चीज़ें हमें जो पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, उसको पीपीई किट बोलते हैं, जो हमने बहुत बार सुना होगा कोरोना के पेंडेमिक में कि पीपीई किट होता है, ये होता है। उसी तरह से हमारे वर्कशॉप में भी पीपीई इक्विपमेंट होते हैं। इक्विपमेंट का कार्य क्या होता है? द इक्विपमेंट विच आर यूज्ड बाय द एम्प्लॉयज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सीडेंट इन द वर्कशॉप। वर्कशॉप में किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो ना जाए, उसकी वजह से हमें ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद आता है द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंड फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट ऑन व्हील। जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, उसके द्वारा जो सेफ्टी इक्विपमेंट का डिफरेंट टाइप्स के सेफ्टी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, उसके बारे में यहाँ हमने फिगर दिखाई है। कि जो एक तो होता है गोगल्स, जब हम कहीं वेल्डिंग करते हैं तो उसमें जो स्पार्क होता है, उससे हमारी आँखों को बचाने के लिए, या किसी पार्टिकल मेटल जो इस हवा में उड़ते रहते हैं, उससे बचने के लिए हमें गोगल्स पहनना जरूरी है। इसके बाद आता है हेडफोन। जो हेडफोन होता है वो हम एक्चुअली
हमारे कान में एयर को, जो हवा, जो बहुत सारा हवा जा रही है इंडस्ट्री में या बहुत सारी मशीनरी होती है, तो उससे हमें बचा सकता है। जो उसके बाद आता है मास्क। तो मास्क तो आपको सबको पता ही होगा कि मास्क का यूज़ क्या होता है। हमें जो बहुत पार्टिकल हवा में घूमते रहते हैं वो हमारे श्वसन क्रिया के माध्यम से वो हमारे शरीर में ना चला जाए, उसको रोकने रोकने के लिए हमें मास्क यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है ये रेस्पिरेटरी मास्क है, जो जो बहुत केमिकल, जैसे हवा में कोई गैसेस मिल गया हो तो वो हमारे श्वसन के द्वारा हमारे अंदर न जाए, उसकी वजह से इस तरह के मास्क का यूज़ होता है। उसके बाद आता है कि द शूज़। जो शूज़ होते हैं वो हमारे पैरों के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। कि कोई बहुत बड़ा मेटल है हमारे पैरों के ऊपर गिर गया, या कोई जो बहुत हॉट लिक्विड है उसमें अगर हमारा पैर रख दिया तो हमारा पैर जल जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमें शूज़ पहने होते हैं। उसके बाद आता है एप्रोन। एप्रोन जैसे कि हाँ, एक तरह के कपड़े होते हैं जो हमें किसी भी एक्सीडेंट से बचाते हैं। उसके बाद आता है हेलमेट। हेलमेट दोस्तों हमारे सर के लिए हमारा प्रोटेक्शन करता है कि अगर कोई इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं तो वहाँ बहुत बड़े हैवी मेटल के साथ हमें काम करना होता है। तो अगर कोई छोटी सी भी चीज़ हमारे सर पे लग गई तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत ईजा हो सकती है हमें। उसके बाद आता है जो ये साइनिंग बोर्ड होता है। इस साइनिंग बोर्ड का होना भी ज़रूरी है। हर एक जगह जगह पर साइनिंग बोर्ड होने से किसी भी डेंजर को हम आसानी से पहचान पाते हैं। उसके बाद आता है ग्लोव्स। तो ग्लोव्स जो है वो हमारे हाथों के प्रोटेक्शन के लिए होते हैं कि कोई वेल्डिंग किया हुआ मेटल है, अगर वो गर्म है और हमने छू लिया तो हमारे हाथ जल जाएंगे। तो उससे बचने के लिए हमें ये ग्लोव्स पहनने होते हैं, जैसे कि लेदर ग्लोव्स आते हैं। और अगर कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के साथ हमें काम करना है तो वहाँ के रबर ग्लोव्स भी आते हैं। उसके बाद आता है रेस्पिरेटर। ये जो है हमारे लिए शुद्ध हवा को प्रोवाइड करता है। अगर कोई जगह पे मान लो कोई टॉक्सिक गैस हो गया, जहरीला गैस, तो उसको हम कैसे बच सकते हैं, इसीलिए ये मास्क होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेफ्टी फॉर गैस सिलेंडर। तो हम गैस सिलेंडर के साथ, अगर कोई वेल्डर है तो उसको ज़्यादातर उसको गैस सिलेंडर के साथ काम करना होता है। तो उसके लिए हमें कौन कौन सी सेफ्टी रखनी चाहिए, ये सारी की बातें हम इसमें देखने वाले हैं। जैसे कि चेक लीकेज ऑफ सिलेंडर बिफोर यूज़। किसी भी सिलेंडर का यूज़ करने से पहले वो कहीं से लीकेज भी नहीं हो रहा, ऐसी बात को हमें देखना चाहिए। अगर वो लीकेज हो रहा है तो हमें उसको ठीक करना चाहिए। दूसरा है नेवर फॉल और ट्रिप ओवर अ गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर पे किसी भी चीज़ को गिरा देना नहीं चाहिए। उसके बाद कीप सिलेंडर अवे फ्रॉम एक्सपोजर टू फायर। तो जो हमारा गैस सिलेंडर है उसको फायर से हमें बचा के रखना चाहिए। इसके बाद सिलेंडर केप्ट इन अपराइट पोजीशन। सिलेंडर को हमेशा सीधी दिशा में रखना चाहिए, उसको या टेढ़ा या उल्टा नहीं करना चाहिए। इसके बाद द क्लोज सिलेंडर वाल्व बोथ व्हेन द गैसेस आर फुल। अगर कोई सिलेंडर फुल है या एम्प्टी है तो उसके दोनों वाल्व हमें क्लोज रखने चाहिए। नेवर रिमूव द वाल्व प्रोटेक्शन के व्हाइल लिफ्टिंग सिलेंडर। अगर किसी सिलेंडर को हम उठाते हैं तो उसका जो प्रोटेक्शन वाल्व होता है, प्रोटेक्शन कैप होता है, उसको हमें रिमूव नहीं करना चाहिए। इसके बाद है अवॉइड द स्पार्केबल मटेरियल नियर द सिलेंडर। सिलेंडर के आसपास कोई भी स्पार्केबल मटेरियल नहीं रखना चाहिए जिसकी वजह से उसको आग ना पकड़ सके। नेवर मूव अ सिलेंडर बाय ड्रैगिंग, स्लाइडिंग और रोलिंग इट ऑन अ साइड। तो फिर जो सिलेंडर है उसको कभी ड्रैगिंग नहीं करना चाहिए, उसको कभी खसेड़ना नहीं चाहिए, उसको रोलिंग या स्लाइडिंग नहीं करना चाहिए, उसको ट्रॉली में ले जाके हमेशा मूव करना चाहिए। उसके बाद सिलेंडर कैन बी फ्री फ्रॉम ऑयल और ग्रीस। तो जो सिलेंडर होता है उसको ऑयल और ग्रीस नहीं लगना चाहिए, तो उसको अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए। यही सब सेफ्टी हमें गैस सिलेंडर के माध्यम को रखनी चाहिए। उसके बाद आता है जो सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग होता है, उसके लिए हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए।
During the arc welding, the welder is exposed to the hazardous such injury due to harmful rays of the arc, burn due to excessive heat from the arc and contact with the hot job, electric shock and toxic fumes, flying hot splatter, and slag particle and object falling on the feet. तो हम आर्क वेल्डिंग करते हैं, शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग। तो जो वेल्डिंग होने की वजह से बहुत सारे गैसेस निकलते हैं, जैसे अल्ट्रा वायलेट हो गया, इंफ्रारेड हो गया। तो इस वायु से हमें बचने के लिए रेस्पिरेटर का हमें मास्क का यूज़ करना चाहिए। और जब कोई सतह का हम वेल्डिंग करते हैं तो बहुत ही हॉट हो जाती है और उस हीट की वजह से हमारे हाथ में या किसी जगह पे उसका कांटेक्ट ना हो, उसके लिए हमें सेफ्टी मेजर्स रखना चाहिए। जैसे कि हमने हाथ में ग्लोव्स पहन लिए, अगर कोई इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे उसके लिए भी हमें सेफ्टी रखनी चाहिए। टॉक्सिक फ्यूम जो होता है, जो जहरीली गैसेस होती है, उससे हमें बचना चाहिए। फ्लाइंग हॉट स्प्रेटर एंड स्लेग पार्टिकल, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो हवा में घूमते रहते हैं, उससे हमें बचना चाहिए। उसके बाद आता है कि द फॉलोइंग सेफ्टी एसेसरीज आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द वेल्डर। वेल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी सेफ्टी इक्विपमेंट आते हैं, उसका यहाँ लिस्ट हमने दिया हुआ है। तो पहला है एप्रोन। एप्रोन का कार्य होता है कि जो एक कपड़ा होता है जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट कर सकता है। दूसरे ग्लोव्स होते हैं जो हमने देखे कि हमारे हाथ को बचाते हैं। जो कैप होता है जो हमारा हेड को बचाते हैं, हमारे सर को बचाते हैं। उस तरह आता है कि सेफ्टी शूज़ होता है। सेफ्टी शूज़ हमारे पैरों को बचाते हैं कि किसी प्रकार के स्पार्क हो गए और कोई लिक्विड गिरा हुआ है जो वुड है, उससे बचाते हैं। उसके बाद आता है कि हैंड स्क्रीन। वेल्डर को बहुत इम्पोर्टेंट होता है हैंड स्क्रीन। ये जो दिखा हुआ है आपको कि हैंड स्क्रीन जो होता है वो हमारे चेहरे को, हमारी फेस को प्रोटेक्ट कर सकता है। जो उसमें से स्पार्क निकलती है रहती है कंटिन्यूसली, उससे हमें बचाता है। उसके बाद हमने हेलमेट देख लिया। उसके बाद है फायर प्रूफ स्क्रीन। जो कुछ स्क्रीन होते हैं फायर प्रूफ होती है, जो हमारे पूरे बॉडी को बचाती है किसी भी प्रकार के फायर। उसके बाद हो गया गूगल हो गया और रेस्पिरेटर हो गया, जो इसे इधर दिखाया गया है कि रेस्पिरेटर कैसा होता है। तो दोस्तों, तो उसके बाद हम जो अगला देखते हैं कि व्हाट इज़ द हाउस कीपिंग। तो हाउस कीपिंग क्या होता है कि अगर हमारे कोई वर्कशॉप हो या कोई प्लेस हो, उसको नीट एंड क्लीन रखना। जैसे कि नीट एंड क्लीन रखना। अगर हम किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहाँ जो उस किसी भी प्रकार के जो डिस्पोजल हो वैसे वैसे पड़े नहीं रहने चाहिए और सब चीज़ अपनी जगह पे रहनी चाहिए। हर जगह को क्लीन रखना चाहिए, उसी को कहते हैं हाउस कीपिंग। तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं हाउस कीपिंग में। तो पहला है रिमूवल ऑफ डस्ट। जो हमारे इंडस्ट्री या वर्कशॉप में जो डस्ट है उसको रिमूव करनी चाहिए रेगुलरली। उसके बाद आता है पर्सनल सेफ्टी। तो पर्सनल सेफ्टी वो चीज़ है कि अगर कोई इंसान कोई पर्सन आपकी वर्कशॉप में काम करता है, तो उसकी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट जैसे होती है, जैसे वर्कशॉप, जैसे वॉशरूम हो गया, टॉयलेट हो गया, वो सारी फैसिलिटी वहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद आता है वेंटिलेशन। अगर कोई वर्कशॉप या इंडस्ट्री में जो हमारा सनराइज होते हैं, जो प्रकाश होता है, वो ठीक से होना चाहिए और जो वहाँ अंधेरा नहीं रहना चाहिए। हवा का जो सर्कुलेशन हो ठीक से होता रहना चाहिए। ये सब वेंटिलेशन होता है। उसके बाद आता है डस्टबिन और वेस्ट डिस्पोजल। हमारे जो वर्कशॉप से वेस्ट निकल रहा है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, वो सब इसमें आता है। और डस्टबिन की भी सुविधा होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आता है प्रॉपर स्टोरेज स्पेस। तो हमारे वर्कशॉप में या इंडस्ट्री में हर एक चीज़ के लिए स्टोरेज होना चाहिए। वो कहीं पे भी हम स्टोर कर दे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है इंडिविजुअल स्पेस फॉर वर्किंग। अगर कोई पर्सन आपके वहाँ जॉब करता है, तो उसके लिए स्पेस होना ज़रूरी है। कोई मशीनरी पे जॉब कर सकता है,
करता है या कहीं पे भी जॉब करता हो तो उसको प्रॉपर स्पेस देना ज़रूरी है, वरना क्या है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कम पेस में वर्क करता है तो एक्सीडेंट हो ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है द 5S मेथड। दोस्तों ये जो मेथड है ये एक जापानीज टेक्निक है कि अगर हम हमारे हाउस कीपिंग कैसे और उसका मेंटेनेंस कैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। ये एक जो पब्लिक ओरिएंटेड अप्रोच होता है, उसमें जो भी वर्कर काम करते हैं उसको ये सब के सब रूल फॉलो करने होते हैं। तो पहला रूल है कि सॉर्ट आउट। हर एक चीज़ को सॉर्ट आउट जल्दी से जल्दी करना चाहिए। उसको समझने की भी एबिलिटी हम जल्दी से उसको समझ सके, उसको उस तरह से डिस्क्राइब किया होना चाहिए, उसको कहते हैं सॉर्ट आउट। उसके बाद आता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। ये होता है सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद सिस्टमेटिक अरेंजमेंट का मतलब है कि सेट इन ऑर्डर। हर एक चीज़ को उसके ऑर्डर के हिसाब से उसको वर्कशॉप में सेट होना चाहिए। उसका एक फिक्स जगह होना चाहिए जहाँ हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना आइडेंटिकल स्पेस हो। उसको कहते हैं सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। उसके बाद है साइन क्लीनलीनेस। तो साइन क्लीनलीनेस का मतलब होता है कि हमारे वर्कशॉप को क्लीन रखना चाहिए। किसी प्रकार की इम्प्योरिटी या किसी प्रकार का डिस्पोज वहीं ऐसे वैसे नहीं फेंकना चाहिए। उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन। तो हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड होना चाहिए। हर एक साइन बोर्ड होता है तो उसका भी कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए कि फायर के लिए ये फिक्स स्टैंडर्ड सिंबल है तो सभी जगह के वही सिंबल रहना चाहिए। एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। इसी तरह के सभी चीज़ों में होना चाहिए। इसके बाद आता है सेल्फ डिसिप्लिन। हर एक वर्कर को सेल्फ डिसिप्लिन रखना चाहिए, उसके रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, तभी ये 5S मेथड वर्क करेगा दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं कि इट 5S अप्रोच इज एक्सपेक्टेड एवरीवन टू कंट्रीब्यूट इन इट। ये जो मेथड है वो आशा रखता है कि हर कोई इसमें कंट्रीब्यूट करे, अपना बेस्ट दे। इट्स बिकम अ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में इससे द्वारा बहुत कंटिन्यूटी आ सकती है अपने इम्प्रूवमेंट में। उसके बाद इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं 5S कॉन्सेप्ट के। पहला तो है कि इजी वर्किंग प्लेस। उस वहाँ आप इजीली वर्क कर सकते हैं। अपनी जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जो डिले आता है, देरी होती है, उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। किसी इंसानों को वहाँ एब्सेंट रहते हैं उसको भी हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम यूटिलाइज स्पेस, जो हम वहाँ की स्पेस है उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं अगर हम सारी चीज़ को मेंटेन रखते हैं तो। उसके बाद आता है मिनिमाइज एक्सीडेंट। जो एक्सीडेंट होते रहते हैं उसको हम मिनिमाइज कम कर सकते हैं। उसके बाद है इंक्रीज प्रोडक्शन विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी। तो जो क्वालिटी को असर किए बिना ही हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा 5S कॉन्सेप्ट। तो इसके बाद जो है तो अगला टॉपिक है कि फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है कि द फर्स्ट एड इज अ immediate care and support system is giving to a person who injured अथवा तो इल्स पर्सन। किसके लिए? उसकी लाइफ को सेविंग के लिए। तो फर्स्ट एड जो होता है वो किसी भी वर्कर को अगर किसी प्रकार की इंजरी हो गई, उसको हेल्थ इश्यू हो गया, तो उसी जगह पे उसका जो ट्रीटमेंट हम देते हैं या उसको सपोर्ट सिस्टम देते हैं उसको कहते हैं फर्स्ट एड, जो हर एक इंडस्ट्री में होता है। और कभी आपने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कभी आप ट्रांसपोर्ट किया है तो वहाँ पे भी आपको फर्स्ट एड का बॉक्स दिखाई देता होगा। उसमें सामान्य कुछ मेडिकल्स भी सामान्य कंपलसरी होता है, वो चीज़ें रखी होती है। उसके बाद आता है मेन एम ऑफ फर्स्ट एड इज टू प्रिजर्व लाइफ। जो फर्स्ट एड का मेन कार्य होता है लाइफ को बचाना होता है, किसी के ज़िंदगी को बचाना होता है। प्रिवेंट फर्दर हार्म, उसको उसके ज़्यादा हार्म होने से बचाना चाहिए। और तीसरा होता है प्रमोट रिकवरी, जो उसको रिकवरी जल्दी से कर सके। तो दोस्तों हमने 4 टॉपिक यहाँ तक देख लिए। अगला टॉपिक हम
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।